दोस्तों स्वागत है आप सभी का मैथ इन मैजिक टिप्स यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में हम लेके आए हैं कक्षा 10वीं वालों के लिए मैथ का ऐसे इम्पोर्टेंट वीडियो क्वेश्चन जो कि आपके मैट्रिक बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगर आप इस बार मैट्रिक का एग्ज़ाम देने वाले हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए फ्रेंड्स बिना समय गवाएं पहला क्वेश्चन को देख लेते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन में दिया गया है यदि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के मूल समान हो तो निम्नलिखित में से कौन सा सत्य होगा। आज सभी को मालूम होगा कि कोई भी समीकरण का मूल समान होने के लिए क्या शर्त है। इसके लिए आपको चार ऑप्शन दिए जा रहे हैं। पहला ऑप्शन में दिया गया है बी स्क्वायर बराबर प्लस माइनस 4ac। ऑप्शन बी में दिया गया है बी स्क्वायर बराबर 4ac। ऑप्शन सी में दिया गया है बी स्क्वायर बराबर 4ac। ऑप्शन डी में दिया गया है बी स्क्वायर बराबर 4a। तो आज सभी को मालूम होगा कि हमारा वीडियो सीरीज का पहला क्वेश्चन का जवाब आज सभी को वीडियो के नीचे जाकर कमेंट बॉक्स में इसका सही जवाब लिखना होता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का क्या सही जवाब होगा, आप जल्दी से वीडियो के नीचे चले जाइए और कमेंट बॉक्स में इसका सही जवाब लिख सकते हैं। तो चलिए हम आप सभी को अगला क्वेश्चन दिखा देते हैं दोस्तों। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 2 में कि यदि एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 12 बराबर 0 तो x का मान निम्नलिखित में से कौन सा होगा। यानी इस समीकरण को आपको सॉल्व करना होगा और इस समीकरण को आप हल करेंगे ना तो x का मान भिन्न संख्या आता है। अगर क्वेश्चन का सही जवाब फ्रैक्शन नंबर यानी भिन्न संख्या हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 3 में काफ़ी सिंपल कि एक वृत्त का परिमाप तथा क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर कर दिया जाए तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। आसान भाषा में समझेंगे आप कि वृत्त का परिमाप को हम लोग वृत्त का परिधि भी कहते हैं जिसका फॉर्मूला होता है 2πr। और यहाँ पे बताया गया है एवं क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल कितना होता है वृत्त का, तो वो होता है πr²। तो ये संख्यात्मक रूप से अगर आप सभी बराबर कर देंगे ना तो त्रिज्या यानी r का मान क्या होगा। आज सभी को मालूम होगा कि पाई से पाई आज सभी कटा सकते हैं। r² का मतलब कि यहाँ पे 2r है तो एक r से एक r कट जाएगा तो यहाँ पे बचेगा केवल r और यहाँ पे बचेगा केवल 2। तो r का मान कितना आ गया है, तो 2 मात्रक आ गया है। तो चलिए ऑप्शन के माध्यम से देख लेते हैं कि 2 दिया गया है या नहीं। तो ऑप्शन ए को देख लीजिए, 2 मात्रक दिया जा चुका है। अतः क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन क हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 4 में कि 2 3 4 5 6 की माध्यिका क्या होगी। 2 3 4 5 6 की माध्यिका क्या होगी। इसका तो एक आसान तरीका है कि दोनों ओर से जुड़ा लगा लीजिए और बीच में जो संख्या बचती है समझ लीजिए कि आपका माध्यिका का आंसर आ गया है। तो इसमें क्वेश्चन का सही जवाब 4 होगा। चाहे तो आपका एक और इस विधि है जिसका फॉर्मूला होता है n+1/2। तो n का मतलब होता है नंबर, ये कितना नंबर है। तो देख लीजिए 2 4 और 1 5 है तो 5 और प्लस 1/2 कट के कितना हो जाएगा, तो 5 और 1 6/2 कट के ये 3 होगा। तो आपको काउंटिंग करना होगा कि 3 नंबर में कौन सा संख्या है। तो देख लीजिए 1 2 3, 3 नंबर में कौन सी संख्या है, तो 4 है। अतः क्वेश्चन का सही जवाब 4 हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 5 में कि वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या कहलाती है। इसके लिए आपको 4 ऑप्शन दिया जा रहा है। ये चारों ऑप्शन में बताना होगा कि वृत्त की सबसे बड़ी जीवा को हम लोग क्या कहते हैं। आज सभी को मालूम होगा कि वृत्त कुछ इस प्रकार से होता है। इसमें जो सबसे बड़ी जीवा होती है उसको हम लोग व्यास बोलते हैं, जो इस प्रकार से होता है। ठीक है, तो इसको हम लोग व्यास बोलते हैं। तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, व्यास। उसके बाद में अगला सवाल काफ़ी सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया गया है एक्स अक्ष के निर्देशांक होते हैं, यानी एक्स अक्ष पर किसी बिंदु का निर्देशांक कितना होता है। तो दोस्तों आज सभी को बता दें कि एक्स अक्ष पर किसी बिंदु का निर्देशांक x,0 होता है। वहीं पे हम लोग बात कर लेते हैं कि y अक्ष पर किसी बिंदु का निर्देशांक कितना होता है, तो 0,y होता है। तो ये दोनों क्वेश्चन का आंसर आप सभी को याद करना होगा कि एक्स अक्ष बोला जाएगा तो समझ लीजिए x,0 होगा, y अक्ष बोला जाएगा तो समझ लेना है 0,y हो जाएगा। उसके बाद में अगला जो सवाल है कि बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है। आज सभी को मालूम होगा कि बेलन का जो आयतन होता है वो πr² होता है, जहाँ पे r त्रिज्या और h ऊंचाई होता है। लेकिन आपसे आयतन नहीं बल्कि वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल पूछा गया है, तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 2πrh होता है। क्वेश्चन का सही जवाब 2πrh हो जाएगा।
उसके बाद में अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 6 में निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण नहीं है। आज सभी को द्विघात समीकरण कैसे पहचानना होगा, तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 कोई भी ऐसा समीकरण हो जो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के जैसा दिखता हो या जैसा हो तो समझ लीजिए कि वह द्विघात समीकरण है, अन्यथा नहीं है। तो ऑप्शन ए को देख लीजिए द्विघात समीकरण है, ऑप्शन बी भी द्विघात समीकरण है, सी भी है, लेकिन ऑप्शन डी में दिया गया एक्स स्क्वायर प्लस 1/x का स्क्वायर है। कोई भी चर अगर आपको बटा में देखने को मिले ऐसे, या कोई भी चर के ऊपर माइनस में बटा दिया गया हो, ठीक है, तो ऐसा जितना भी चर होगा वो द्विघात समीकरण नहीं होगा। अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी लिखेंगे आप, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर 2। उसके बाद में अगला सवाल है क्वेश्चन 7 में कि यदि त्रिभुज ए बी सी में ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा ये त्रिभुज ए बी सी है, ठीक है। त्रिभुज ए बी सी में ए सी स्क्वायर बराबर, इसका नाम हम लोग ए रखते हैं, इसका बी रखते हैं, इसका सी रखते हैं। तो यहाँ पे ए सी कर्ण हो गया, ये लंब हो जाएगा और ये हो जाएगा आधार। इसमें बोला गया है ए सी स्क्वायर बराबर यानी कर्ण स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर यानी लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर में कोण बी का मान क्या होगा। यहाँ पे जो कोण बी है उसका मान क्या होगा। आज सभी को मालूम होगा कि किसी भी त्रिभुज का अगर कर्ण का स्क्वायर लंब का स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के बराबर हो तो सम्मुख कोण समकोण होता है। अतः कोण बी समकोण होगा। समकोण कितना डिग्री का होता है, तो 90 डिग्री का होता है। अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी लिखेंगे आप, 90 डिग्री यानी 90 डिग्री। उसके बाद में अगला सवाल है हमारा क्वेश्चन नंबर 8 में, काफ़ी सिंपल है, दिया गया है 7, 3, 5, 8, 6, 10, 9, 12 का माध्यिका क्या होगा। तो माध्यिका ज्ञात करने के लिए हमें दिए गए आंकड़े को सबसे पहले बढ़ते क्रम में सजाना पड़ता है। तो सबसे पहले हम छोटा वाला संख्या लिखेंगे। सबसे छोटा यहाँ पे 3 है, 3 से जस्ट बड़ा यहाँ पे कितना है, तो 5 है। 5 से जस्ट बड़ा 6 है, 6 के बाद में 7 है, 7 के बाद में 8 है, उसके बाद में यहाँ पे 9 है, 9 के बाद में 10 है और 10 के बाद में 12 है। तो जितने भी संख्या यहाँ पे थे सभी संख्याओं को हम लोग बढ़ते क्रम में सजा लिए हैं। तो माध्यिका ज्ञात करने का एक फार्मूला होता है n+1/2। तो यहाँ पे n+1/2 कौन सी स्थिति में लगाते हैं, जब यहाँ पे दोनों संख्याओं को दोनों ओर से जोड़ा लगाने पर बीच में एक संख्या प्राप्त हो जाती है तो वो संख्या हमें माध्यिका कहलाती है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा ना, तो मान लेते हैं ये दोनों को हम एक लोग जोड़ा लगा देते हैं, तो इधर से भी एक जोड़ा लगा देते हैं, यहाँ से भी हम लोग एक जोड़ा लगाएंगे, तो यहाँ से भी एक जोड़ा लगाएंगे। तो ऐसे परिस्थिति में आपको बीच में कोई भी संख्या नहीं बचेगा। तो आपको ऐसे ये जो ट्रिक है आपको इस ट्रिक पे काम नहीं करने वाला है। तो आप क्या करेंगे कि एक जोड़ा इधर से लगाएंगे, एक जोड़ा इधर से लगा लेंगे, तो आपको बीच में 4 संख्या बचेगा। तो एक संख्या इधर से हटा देना है और एक संख्या इधर से हटा देना है, तो बीच में आपका बचेगा 7 और 8। तो ऐसे परिस्थिति में माध्यिका का एक फार्मूला होता है कि बीच की संख्याओं का योग बटा 2। तो बीच की संख्या कितना है, 7, 8 है। तो आप लिखेंगे बीच की संख्याओं का योग यानी 7 + 8 और बटा 2। तो अब आपको क्या करना होगा कि 8 में 7 को ऐड कर लेंगे आप, ठीक है। तो 8 7 कितना होता है, 15 होता है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे 15 और बटा 2 लिखेंगे। और इसके बाद में आज सभी को 15 में 2 से भाग देना होगा। काफ़ी सिंपल है, 15 में 2 से भाग दीजिएगा तो कितना होगा, 7.5 होगा। अब चलिए हम आप सभी को ऑप्शन के माध्यम से दिखा देते हैं कि आखिर 7.5 दिया गया है या नहीं। तो अगर आप क्वेश्चन नंबर 8 की ऑप्शन डी को देखें तो 7.5 दिया जा चुका है। अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल है कि 2 पासे को एक साथ फेंका जाता है तो दोनों पर 6 आने की प्रक्रिया क्या होगी। आज सभी को बता दें कि पासा पर जो कुल अंकों की संख्या होती है वो 6 होती है। तो 2 पासा पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे भी 6 होगा, यहाँ पे भी 6 होगा। उसको मैंने मान लेते हैं कि 2 पासा को एक जगह इकट्ठित करके उसको हम हवा में उछाल रहे हैं यानी फेंक रहे हैं। तो उस पर 6 आने की प्रक्रिया क्या होगी। तो 6 आने की अनुकूल परिणामों की संख्या 6 कितना बार आएगा, एक बार आ सकता है, आएगा भी नहीं, आ सकता है। और यहाँ पे कितना है, कुल परिणाम 6 है। तो हम क्या करेंगे, 6 में 6 से गुना करेंगे और बटा 1 कर देंगे। तो 1 का हम लोग 1 लिख सकते हैं, 6 में 6 से गुना करेंगे कितना होगा, 6 1 36 होगा। तो क्वेश्चन का सही जवाब 1/36 होगा। कैसे हुआ, तो आप सभी को मालूम होगा कि प्रायिकता का एक फार्मूला होता है कि अनुकूल परिणामों की संख्या बटा कुल परिणामों की संख्या।
तो जब हम दो पासे को एक साथ फेंकेंगे तो 6 एक 36, कुल परिणामों की संख्या 36 आ सकता है और 6 आने के अनुकूल परिणाम कितना है, 1 है। अतः क्वेश्चन का सही जवाब 1/36 होगा, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। उसके बाद में अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 10 में कि 4 के कितने गुणज 10 और 250 के बीच पड़ते हैं। तो ये आप सभी को एपी से क्वेश्चन लिया गया है। ऐसे सवाल को बनाने के लिए आप सभी को कॉपी कलम की आवश्यकता पड़ेगी, इसीलिए मैं आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से इसका सलूशन नहीं कर सकता हूं, क्योंकि मोबाइल पे इसका सलूशन कर पाना संभव नहीं है। आप सभी कमेंट करेंगे तो मैं इस पे ऑलरेडी वीडियो बना दूंगा और आप सभी को ऐसे क्वेश्चन को हल करने का तरीका बता दूंगा। तो जिसको देखना है ऐसे क्वेश्चन का वीडियो आप हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। तो चलिए हम आप सभी को अगला क्वेश्चन दिखा देते हैं। दोस्तों, अगला सवाल है कि 6/15 का दशमलव प्रसार क्या होगा। सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि आखिर दशमलव प्रसार क्या होता है। और दशमलव प्रसार जो होता है, एक शांत होता है, दूसरा अशांत होता है, एक आवर्ती होता है। तो शांत और अशांत होने की क्या शर्त है, तो आपसे बता दें कि कोई भी ऐसा संख्या हो जिसको अगर हम गुणनखंड करते हैं तो 2n गुने 5m आता है, यानी किसी भी संख्या के गुणनखंड में 2 और 5 आता है, इसके अलावा कोई अन्य संख्या नहीं आता है, तो समझ लेना है कि उस संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगा। एग्जाम्पल के तौर पे हम 10 को गुणनखंड करेंगे तो 5 दूनी 10 किया 5 आएगा, नहीं तो 10 आएगा। 4 गुणनखंड करेंगे तो 2 दूनी 4 आएगा, केवल 2 आएगा, और 5 नहीं आया तो क्या हुआ, लेकिन 2 तो आया ना। तो कोई भी संख्या को गुणनखंड करने पे 2 आएगा या 5 आएगा, तो समझ लीजिए कि वो शांत होगा। दोनों आएगा तो भी शांत होगा, दोनों के साथ साथ दोनों भी आएगा, और अगर कोई अन्य संख्या इसके साथ आ जाता है तो समझ लीजिए कि उसका दशमलव प्रसार शांत नहीं होगा। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे दिया गया है कि 6/15 का दशमलव प्रसार क्या होगा। तो 6 को हम लोग छोड़ देंगे और 15 को देख लीजिए, 5 3 15 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जरा ध्यान दीजिएगा कि 5 3 15, इसे हम 3 दूनी 6 कटा सकते हैं, तो ऊपर 2 बचेगा, नीचे 5 बचेगा, तो नीचे 5 आ गया है, अतः इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। कितने स्टूडेंट को लगता है कि इसका दशमलव प्रसार अशांत होगा, आप हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। उसके बाद में अगला सवाल दिया गया है क्वेश्चन नंबर 2 में कि यदि अल्फा कोमा बीटा द्विघात बहुपद x² + 7x + 10 के शून्यक है तो अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर का मान क्या होगा। आज सभी को मालूम होगा कि शून्यकों का योग को हम लोग कहते हैं अल्फा प्लस बीटा, जिसका फॉर्मूला आज सभी को मालूम होगा कि वह होता है -b/a। तो यहाँ पे फार्मूला में माइनस है तो हम लोग माइनस का माइनस लिखेंगे। उसके बाद में हमें चाहिए b का मान ज़रा ध्यान दीजिएगा, b का मान 7 है, अभी यहाँ पे 7 लिखेंगे। a का मान यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो a का मान हम लोग 1 लिखेंगे। आपसे बता दें कि -7 में अगर आप 1 से भाग देंगे तो कितना होगा, -7 हो जाएगा, ठीक है। इतना तो आप हल कर ही सकते हैं। उसके बाद में अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से देखें तो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा का मान नहीं बल्कि अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर का मान आपसे पूछा गया था। तो आपने ज्ञात किया अल्फा प्लस बीटा का मान, तो सिंपली आप सभी को इसमें स्क्वायर कर देना है, यानी -7 को स्क्वायर कर देना है। तो आप सभी को मालूम होगा कि माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाता है और 7 का स्क्वायर कितना होता है, तो 7 × 49 होता है। अतः क्वेश्चन का जो सही जवाब आने वाला है वो 49 होगा। चलिए ऑप्शन के माध्यम से देख लेते हैं। ऑप्शन सी में मौजूद है 49, अतः क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 3 में कि द्विघात बहुपद x² + 3x + 2 का शून्य क्या होगा। चलिए हम लोग इसका शून्य ज्ञात कर लेते हैं। शून्य ज्ञात करने का मतलब यानी दी गई समीकरणों का मूल ज्ञात करना। आज सभी कैसे ज्ञात करेंगे, तो हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट इंटू लास्ट मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो 2 में अगर हम 1 से गुणा करेंगे तो हमें 2 प्राप्त होगा और बीच में 3 दिया गया है। तो 3 को हम लोग 2 ऐसे संख्याओं में तोड़ेंगे कि गुना करने पे हमें 2 प्राप्त होना चाहिए और जोड़ने पर हमें 3 प्राप्त होना चाहिए। तो मान लेते हैं कि अगर हम 1 में अगर 2 से गुना करते हैं तो 2 भी आ जाएगा, और 1 में अगर हम 2 को ऐड करते हैं तो हमारा 3 भी आ जाएगा। तो दोनों कंडीशन को ये पूरा कर रहा है, तो अतः 3 की जगह पे हम कितना लेंगे, 1 लेंगे और 2 लेंगे। चलिए इसे हम लोग हल कर लेते हैं। x स्क्वायर को हम लोग सेम टू सेम लिखेंगे, x स्क्वायर 3x की जगह पे हमें लिखना है x और प्लस लिखना है 2x। हमने क्यों लिखा, तो देखिए x और 2x मिलके 3x भी हो जाएगा, और 2x में अगर हम x से गुना करेंगे तो 2 भी हो जाएगा, और +2 को हमने +2 सेम टू सेम लिखा। जरा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे x स्क्वायर है, यहाँ पे x है, दोनों में हमें x कॉमन मिल रहा है तो x को कॉमन कर लेंगे।
तो एक्स स्क्वायर में हमने एक्स कॉमन लिया तो यहाँ पे अभी भी एक्स बचा होगा। यहाँ से हम लोग एक्स कॉमन कर लिए हैं, यहाँ पे कुछ भी नहीं बचा होगा तो हम लोग एक मानेंगे। ज़रा ध्यान दीजिएगा, दोनों में यहाँ पे 2 मिल रहा है तो हम लोग 2 को कॉमन कर लेंगे तो यहाँ पे केवल एक्स बचेगा। उसके बाद में प्लस 2 तो कॉमन कर लिए हैं तो यहाँ पे हमें केवल 1 प्राप्त होगा। अब ये दोनों को हम लोग एक साथ लिखेंगे, यानी हम लोग लिख सकते हैं x + 2, ठीक है। और यहाँ पे x + 1 है और यहाँ पे भी x + 1 है, तो ये दोनों को साथ भी हम लोग लिख लेंगे x + 1। आज सभी को मालूम हुआ कि x + 2 = 0 होता है, तो x बराबर अगर हम लिखते हैं तो +2 है तो बराबर के इधर जाकर ये -2 हो जाएगा। उसी प्रकार से यदि x + 1 = 0 होगा तो x बराबर लिखेंगे +1 है तो बराबर को उधर जाकर ये -1 हो जाएगा। यानी क्वेश्चन का जो बिल्कुल सही जवाब आने वाला है वो -1, -2 होगा। चलिए ऑप्शन के माध्यम से देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 का अगर आप ऑप्शन ए को देखें तो -1, -2 दिया जा चुका है, अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। है दोस्तों, उसके बाद में अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 4 में कि महत्तम समापवर्तक AB गुने लघुत्तम समापवर्तक AB बराबर क्या होगा। आप सभी को मालूम होगा कि दो संख्याओं का गुणनफल a गुने b होता है, यानी दोनों संख्याओं का गुणनफल लस गुने मस होता है। लस गुने मस का मतलब a गुने b होगा। बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन डी होगा, a गुने b। इसमें आपको कोई भी सलूशन नहीं करना है, केवल याद करना है कि महत्तम यानी HCF देगा a, b, लघुत्तम देगा a, b, तो इसका गुणनफल पूछा गया है तो सिंपली आपको दोनों में गुना कर देना है। आप सभी को मालूम होगा कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है HCF गुने LCM। उसके बाद में अगला सवाल में दिया गया है कि यदि 3 cot a = 4, अगर हम cot a = 4 लिखते हैं, ऐसे cot a बराबर अगर 4 लिखते हैं तो 3 यहाँ पे गुना में है तो बराबर के इधर आकर ये भाग में हो जाएगा। हमसे पूछा गया है कि साइन a का मान क्या होगा। आप सभी को मालूम होगा कि साइन a बराबर क्या होता है, तो ये p/h होता है। cot a बराबर क्या होता है, तो b/p होता है। तो हमें p का तो मान प्राप्त हो गया है 3, लेकिन हमें चाहिए h का मान, और h का तो मान क्वेश्चन में दिया नहीं गया है। तो जो चीज़ हमें नहीं प्राप्त है सबसे पहले हमें उस चीज़ को ज्ञात करना होगा। h ज्ञात करने के लिए एक फार्मूला का हम लोग इस्तेमाल करते हैं, वह होता है p² यानी लंब का स्क्वायर, और प्लस होता है b² यानी आधार का स्क्वायर। p का मान 3 है तो हम लोग 3 का स्क्वायर 3 × 9 लिखेंगे। b का मान 4 है तो 4 × 16 लिखेंगे, चूँकि 4 का हम लोग स्क्वायर लिख रहे हैं। तो 16 में 9 को हम लोग ऐड करेंगे तो 25 हो जाएगा। और आज सभी को मालूम होगा कि 25 का वर्गमूल कितना होता है, तो 5 होता है, ठीक है। तो हमने 25 का वर्गमूल 5 लिख लिया है। तो यहाँ पे p का तो मान हमें 3 प्राप्त हो गया था, h का मान हम लोग याद किए हैं 5, तो यहाँ पे हम लोग 5 लिख सकते हैं। यानी साइन a का जो मान हमें प्राप्त होने वाला है वो 3/5 होगा। चलिए ऑप्शन के माध्यम से देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का अगर आप ऑप्शन बी को देखें तो 3/5 दिया जा चुका है, अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। उसके बाद में अगला जो सवाल है कि दो समरूप त्रिभुजों की भुजाएं 2:3 की अनुपात में हैं, तो इनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। मैट्रिक एग्जाम में ऐसे सवाल बहुत सालों से पूछे आ रहे हैं कि जब भी आपको दो भुजाओं के अनुपात दिए जाते हैं तो जाहिर सी बात है कि आपसे क्षेत्रफल का अनुपात पूछा जाता है। तो जब भी आपको भुजा दिया जाएगा तो क्षेत्रफल पूछा जाएगा, केवल आप सभी को उसमें स्क्वायर कर देना होगा। यानी 2:3 दिया गया है, दोनों में आप स्क्वायर इस प्रकार से कर लेंगे तो 2 का स्क्वायर 2 दूनी 4 हो जाएगा और 3 का स्क्वायर 3 तिहाई 9 हो जाएगा। यानी क्वेश्चन का बिल्कुल सही जो जवाब आने वाला होगा वो 4:9 होगा। चलिए ऑप्शन के माध्यम से दिखा देते हैं। ऑप्शन ए में मौजूद है 4:9, अतः क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल दिया गया है बिंदु ए में 3,1, बी में दिया गया 6,4 की बीच की दूरी क्या होगी। चलिए हम लोग दूरी ज्ञात कर लेते हैं। आप सभी को बता दें कि दूरी ज्ञात करने का एक फार्मूला होता है √x2 - x1 का होल स्क्वायर। यहाँ पे 3 हो जाएगा x1 का मान, 1 हो जाएगा y1 का मान, 6 हो जाएगा x2 का मान और 4 हो जाएगा y2 का मान। तो हमें सबसे पहले देखिए फार्मूला हम लोग लिख लेते हैं x2 - x1 का होल स्क्वायर, ज़रा ध्यान दीजिएगा। उसके बाद में होता है y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब आपको क्या करना होगा कि x2 का मान चाहिए, x2 का मान 6 है तो आप 6 लिखेंगे, -x1 का मान 3 है तो आप यहाँ पे 3 लिखेंगे, दोनों काम कर देंगे स्क्वायर।
उसके बाद में हमें चाहिए y2 का मान, y2 का मान 4 है तो हम 4 लिखेंगे। उसके बाद में देखिए यहाँ पे हम 4 लिख लिए हैं। उसके बाद में हमें चाहिए y1 का मान, y1 का मान 1 है तो हम यहाँ पे 1 लिख लेंगे। उसके बाद में आपको क्या करना होगा कि 6 में से 3 को घटाइएगा तो कितना बचेगा, 4 बचेगा। तो यहाँ पे 6 में से 3 100 में से 3 घटेगा तो 3 बचेगा। तो 3 का स्क्वायर कितना होता है, 3 3 9 होता है। उसी प्रकार से 4 में से 1 को घटाइएगा तो 4 में से 1 को घटाइएगा तो 3 बचेगा और 3 का स्क्वायर 3 3 9। तो 9 में 9 को अगर आप जोड़ती हैं तो कितना होगा, 18 हो जाएगा। अब आप सभी को 18 का गुणनखंड करना होगा। आप सभी को बता दें कि 18 का गुणनखंड कैसे करेंगे आप, तो 3 3 9 और 9 दूनी 18। तो डबल 3 का 1 3 रूट से बाहर निकलेगा और 1 रूट 2 रूट में ही बच जाएगा। यानी क्वेश्चन का जो बिल्कुल सही जवाब आने वाला होगा वो 3 रूट अंडर 2 होगा। चलिए ऑप्शन के माध्यम से दिखा देते हैं। 3 रूट अंडर 2 ऑप्शन डी में दिया जा चुका है, अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 8 में दिया गया है कि 4, 5, 2, 0, 3, 2, 3 का बहुलक क्या होगा। ये एक ऐसा सवाल है जो रॉन्ग सवाल है। यहाँ पे आप सभी को मालूम है कि बहुलक उस संख्या को कहते हैं जो इस आंकड़े में सबसे ज़्यादा बार आई रहती है। 3 को भी देखेंगे तो 3 भी 2 बार आया है और 2 भी 2 बार आया है, अतः ये क्वेश्चन नहीं बनता है। इसमें आप सभी को क्वेश्चन कुछ इस प्रकार रहता है कि 2, 4 यहाँ पे क्या 2 रहता, नहीं तो 3 एक संख्या ज़्यादा रहता। तो वैसे परिस्थिति में क्वेश्चन का सही जवाब 2 होता, नहीं तो 3 होता। उसके बाद में अगला जो सवाल है हमारा कि 2 वृत्तों की परिधियाँ 2:3 के अनुपात में हैं तो इनकी त्रिज्या क्या होगी। आप सभी को बता दें कि जब भी परिधियों का अनुपात दिया रहेगा तो आपसे त्रिज्या का अनुपात पूछा जाएगा। तो वृत्त की परिधियाँ त्रिज्या के अनुपात के बराबर होती है, यानी 2:3 अगर क्वेश्चन में आपको परिधि का अनुपात दिया गया है तो त्रिज्या का भी अनुपात 2:3 ही होगा। यानी क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। है दोस्तों, अगला सवाल है कि बहुलक प्राप्त करने के लिए वर्ग अंतराल कैसा होना चाहिए। आज सभी बहुलक ज्ञात किए होंगे तो आप सभी को मालूम होगा कि बहुलक प्राप्त करने के लिए वर्ग अंतराल का जो मान होना चाहिए वो हमेशा समान यानी बराबर होनी चाहिए। क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, बराबर। अगला जो सवाल है क्वेश्चन नंबर 11 में कि तीनों बिंदु संरेख होंगे यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल। आप सभी को मालूम होगा कि जब भी आपसे के का मान ज्ञात करने के लिए पूछा जाता है ना, तो आपको के का मान ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए यहाँ पे किसी बिंदु को संरेख होने के लिए त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 0 होना चाहिए। तो यहाँ पे लिखेंगे क्षेत्रफल बराबर 0 होनी चाहिए। तो हे दोस्तों, वीडियो लंबी ना हो जिस कारण मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। उम्मीद है कि आप सभी को वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। ऐसे ही नए नए वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल मैथ एंड मैजिक टिप्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हे दोस्तों, मैं मुकम्मल अंसारी जल्द मिलूँगा अगले वीडियो में नए वीवीआई क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।